वैसे तो बहुत सारे इंटरनल आजकल इश्यूज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब उनका उठ के बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज पर तनकीद करना और ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट साथ में आना, जो ऐसा लग रहा है कि उसी मामले को जो है वो साथ में सपोर्ट कर रही है। लोग पैसे ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके क़यादत आज़ाद नहीं हो सकती, ये मौक़िफ़ अपनाया फवाद चौधरी ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिगर भी कोट कर दिया कि कितने कितने पैसे लिए हैं वकीलों ने और इन मामलात के ऊपर। राब्ते में है हुकूमत के साथ चौधरी साहब? देखिए, वो तो राब्ते में है या नहीं है, लेकिन एक बात है कि तनख्वाहदार पार्टी नहीं चला सकते। जब आप वो कारकुन नहीं हो सकते, वो कारकुन नहीं हो सकते। देखें, कारकुन हमेशा जो पॉलिटिकल नज़रिए और आइडियोलॉजी के साथ मुंसलिक होता है या अपनी लीडरशिप के साथ, वो जब कीमत वसूल करता है तो फिर कमर्शियल रीजंस आ जाते हैं और फिर जो ये झगड़े और आपस में ये जो बिकरिंग, ये इसके पीछे भी फिर फाइनेंशियल वही चीज़ें जो एक किसी नाकाम और गिरते हुए अदारे में होती हैं। तो पहले सियासत अलग होती है, ब्रेड एंड बटर अलग होता है, वकील हैं ये सारे मोस्टली, तो अब तो जो पीटीआई के अंदर हैं और वो अब एक तरफ वो मैंने तनख्वाह की बात की, अब उसके बाद जब दीगर चीज़ है कि जब आप सर्विसेज हायर करते हैं तो फिर वो अमंग दी प्रोफेशनल्स भी एक कंपटीशन होता है कि ये केस किसे मिलेगा। और आपको पता है कि बहुत से प्रोफेशनल्स काम को, यानी इंजीनियरिंग का काम है, तो वो उसको थोड़ा बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं ताकि मज़ीद कवर्ड एरिया शामिल हो उसके अंदर और मज़ीद केसेस आएँ। तो इसलिए इस माहौल में फिर जो है एक जो सियासी पार्टी जो दावा करे कि हम एक आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं काम, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और यही कुछ आज हम देख रहे हैं। दूसरा, आपने अपने इब्तदाइये में ये बात की थी कि वो जो अपना मुकदमा 27 फरवरी तक लंबी तारीख, तो इन हालात में कोई लंबी, ये 27 फरवरी कोई लंबी तारीख नहीं है। और अगर लंबी भी है तो अगर लंबी भी है तो इसमें खदशात का इजहार जो है वो बानी पीटीआई के वकील को नहीं करना चाहिए कि लंबी तारीख हमेशा, चाहे वो एक हफ्ते की हो, ये वो लंबी नहीं है। वो रिलीफ किसका है? वो रिलीफ जो है वो मुद्दा अलाय का है, वो मुल्ज़म फ्रीक को रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे सर? वो जेल में हैं, वो मल्टीपल केसेस फेस कर रहे हैं, उनका क्या रिलीफ है? रिलीफ यही है ना कि जी डे टू डे प्रोसीडिंग्स रिलीफ हमेशा, यानी आप जब भी देखेंगे, जब भी केस, यानी डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्यों की जाती हैं? इसलिए कि जल्दी हो। और देखें, आप एवरेज अगर केसेस के आप टाइम निकाल लें, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो अपना उन केसेस के हाथों ख्वार हो रहा है, तो उसके मुकाबले में ये एक हफ्ता क्या है जिसको हमने। चलिए सर मजीद बात करते हैं। मैं जरा यूसुफ ज़ई साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सर बहुत कुछ है आपसे पूछने वाला, पहले तो मुझे ये बताएं कि इख्तिलाफात क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा, ये थप्पड़ तक, चांटों तक बात पहुंच गई सर, एक बैड इंप्रेशन है ना, एक बैड टेस्ट जो गया। अब ये कि वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 2 टके की पीटीआई की सियासी कमेटी है और वो मेरे खिलाफ जो स्टेटमेंट इशू करी, और शोएब शाहीन साहब के लिए उन्होंने कहा कि वो एक क्लर्क की हिमायत में उठकर आ गई है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इसको पीटीआई के अंदरूनी झगड़ा कहना बड़े जाती होगी। 2 बंदे हैं, दोनों वकला हैं, आपस में लड़े हैं, तो अच्छी बात नहीं है। लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ। तो दोनों में लड़ाई हुई है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामलात है, अपने मामलात है, उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं समझता कि उससे पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क पड़ा है। ना इसको इतना बड़ा चढ़ा कर पता नहीं क्यों पेश किया जा रहा है सर। इसलिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन सर इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि एक तो सियासी कमेटी ने एलामिया जारी किया है, दूसरा फवाद चौधरी साहब को इमरान खान से ऑडियंस तो मिल रही है ना सर, वो मुलाकातें हुई हैं उनसे, तो कोई ना कोई तो फिर इंपॉर्टेंस होगी फवाद चौधरी साहब की अभी भी बानी पीटीआई की नजर में। नहीं देखें, चूंकि 9 मई में उन केस में वो हैं और अडियाला जेल में जब सुनवाई होती है तो उनको पेश होना पड़ता है, तमाम लोगों को जो इस केस में है। तो उस केस में पेशी के लिए जाते हैं, वहाँ इमरान खान आता है, डेफिनेटली मुलाकात हो जाती है। अब इसका अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है कि किसको लिया है पार्टी में वापस, किसको नहीं लिया है। तो जब तक उनकी तरफ से एलामिया जारी नहीं होता तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि वो पीटीआई में है या नहीं है। अभी तक तो जाहिर है अभी तक तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है अभी तक वापसी नहीं की है, लेकिन वो हमदर्दी जरूर जता रहे हैं पार्टी के साथ। उनकी बातों से पता चलता है कि वो हमदर्दी रखते हैं। लेकिन
ये जो मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं, आई डोंट नो कि इसका उनको क्या फ़ायदा होगा और पार्टी को क्या नुकसान होगा। सर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, उनके भाई जो है बानी पीटीआई के वकील भी हैं, जो इल्ज़ामात वैसे फवाद चौधरी साहब लगा रहे हैं, और जो बात अभी राजा साहब ने भी यहाँ पर की, वो कहते हैं जी तनख्वाहें जो महीने की लेते हैं वो फिर इनकलाब नहीं लाया करते, वो रहाइयाँ नहीं कराया करते क़यादत की, वो सियासत नहीं किया करते। देखिए, जो लोग तनख्वाहें लेते हैं ना, वो दफ्तरों में बैठे हैं, वो पीटीआई के ऑफिस, वो फिर वो नहीं है, उनके पास कोई पार्टी ओहदे नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों के पास पार्टी ओहदे हैं उनके वो कोई तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक उनकी बड़ी खिदमात रही हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ये सिर्फ पार्टी में फूट को मुस्तकिल करने के लिए प्रोपेगेंडा हो रहा है हुकूमत की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी पीटीआई में तो बहुत बड़ी फूट आ गई। क्या फूट आ गई? आपको पता नहीं है कि हमसे बल्ला भी छीना गया, सब कुछ निशानी भी छीनी गई। लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया। इसके अलावा अगर मैं आपको याद हो, सेनेट के इलेक्शन के बाद जब इल्ज़ाम लगा कि 20 लोगों पे, तो उस वक्त तो पूरी तहकीक भी नहीं हुई थी, लेकिन एक इल्ज़ाम लगा तो खान साहब ने कहा कि अभी टाइम भी नहीं है, इलेक्शन भी आ रहे हैं, 20 को निकालो, इनको मैं टिकट नहीं दूंगा। हाँ। तो सबने कहा कि जी आप 20 लोगों को जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, 5 साल तक उन्होंने हल्कों में काम किया है, आप निकालेंगे तो वो 20 लोग फिर अपनी पार्टी अपनी सीटें रिटेन नहीं कर सके। तो मतलब कह रहे हैं वोट इमरान खान का है। ये कोई अगर कहे ना कि जी फ्ला के इख्तिलाफात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? बड़े-बड़े लोग जो पार्टी से चले गए। सर बिफोर आई गो बैक टू राजा साहब, सर इसकी तस्दीक कर दे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि 81 करोड़ रुपया अभी तक केसेस लड़ने की मद में आप लोग खर्च कर चुके हैं डिफरेंट मुकदमात के ऊपर, जो फीसें दी हैं आप लोगों ने वकला की। पता नहीं ख्वाजा साहब को इतनी दिलचस्पी क्यों है और कहाँ से फिगर उठा के लाए उन्होंने। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और देखें, अगर फीसें में दी भी गई हैं तो डिफरेंट वकला को दी गई होंगी ना, जो इस वक्त पार्टी के अहदेदार है उनमें तो तकसीम नहीं हुई है ना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी बड़ी अमाउंट की। खैर सर वकला पार्टी ओहदेदार भी हैं। खैर अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये भी कंफ्यूजन है, लेकिन आई कम बैक टू यू। मैं थोड़ा राज साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर ये जो भी कोई इस वक्त एक कंफ्यूजन है पीटीआई के अंदर, गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है इसको, और कहीं ना कहीं ये भी एक तासुर मिल रहा है कि शायद उसको वो भी कर रही है, क्या हवा भी देने की कोशिश कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो अगर असेंबली में बात करना चाहते हैं तो इजलास में तो इजाज़त मिल जाती है, बैरिस्टर गौहर को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती जी? वो तो जब उन्हें मिलती है वो कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। आज भी वक्फा सवालात के दौरान उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और जब इजाज़त मिली तो उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया। रोज़ डेली बेसिस पे आखिर इजाज़त मिलती है, माइक ऑन होता है तो वो कोरम पॉइंट आउट करते हैं, या जब इजाज़त मिलती है तो उस वक्त वो शोर शराबा करते हैं। ये असेंबली का माहौल इस किस्म का बना हुआ है। लेकिन अभी जैसे शौकत यूसुफजई साहब ने कहा, ये सिर्फ तनख्वाहों का मामला नहीं है, तनख्वाह वाला शायद कोई दफ्तर में भी बैठा हो। अभी फवाद चौधरी साहब ने कोई बहुत बड़ा फिगर दिया है कि ये जो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने शख्सियात जिनका नाम लिया कि वो अहदेदार भी हैं, तो इसलिए रऊफ हसन साहब अब अहदेदार नहीं है, थे जब हमला हुआ उससे पहले थे। बाकी लोगों का नाम दिया उन्होंने, वो तो अहदेदार। वो तो इल्जामात बड़े संगीन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं स्मगलिंग और पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगा रहे हैं, वो मैं पूछूंगी यूसुफजई साहब से। लेकिन अंदर से यार है ना, हमारी तरफ से नहीं है, उनके अपने लोग कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। अच्छा, जहाँ इनका हाउस एंड ऑर्डर थोड़ा सा नहीं लग रहा और लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है सफ़ों के अंदर, वहाँ पे सर हुकूमत का हाउस में, पार्टी नहीं कह रही, हुकूमत का हाउस भी इन ऑर्डर नहीं लग रहा। पीपल्स पार्टी का जो एक आप लोगों के साथ एक वो चल पड़ा है और ख़ासतौर पर जो सूबाई हुकूमतों के तर्जुमान आपस में उलझते चले जा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं करी, मैं तो आपसे एक सियासी जमात है जिसकी का किबला एक तरफ होना चाहिए, उसमें भी अफराद होते हैं, उसमें भी कुछ तेज़ मिजाज होते हैं, कुछ धीमे मिजाज होते हैं। तो इसलिए किसी एक के बयान को, इवन मैं पीटीआई के लिए भी कहूँगा कि उसको इस तरीके से वैसे ही हर पार्टी में नहीं होता, आप तो सीनियर सियासतदान हैं, और वो भी जब अगर लीडर चला जाए पार्टी का वैक्यूम क्रिएट हो जाए। यही कह रहा हूँ, मैं स्पेस दे रहा हूँ, लेकिन आपकी तो लीडरशिप मौजूद है, फिर भी मियां जावेद लतीफ़ हैं, फिर आसिफ किरमानी हैं, मैं तो और भी नाम ले सकती हूँ जो आपकी बिस्कुरम दस्तगीर हैं। आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी डाइसेंटिंग वॉइसेस होते हैं। इलेक्शन हाउस के अंदर होना और हाउस से बाहर होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बहुत सी चीज़ों से लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आगाही नहीं होती उनको, और फिर दूसरी बात है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी बहुत से सवालात को लिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि आपके डाइसेंट इसलिए है कि वो गम है हाउस से बाहर होने का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ों में जिससे आदमी पूरी तरह आगाह नहीं होता, एक बात। दूसरा, क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन की नेचर पे आप जब उस सवाल का एक पर्टिकुलर जुमला जब आप सवाल करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। मसलन राना साहब से किसी ने सवाल किया था उधर के जी
वो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस वाला जिस बयान को, तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जवाब में एक जुमला था कि जी इन बुनियादों पे हो सकता है, किसी का सवाल था। तो ये भी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। तो ऐसी कोई हमारी जमात में, हाँ, जो आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, भाई ये दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी हिस्ट्री है निस्फ सदी से ज़्यादा जो है आपस में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, पॉलिटिकल एक दूसरे की हरीफ होने की एक हिस्ट्री है। तो उसके दौरान आप और डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। फिर इस वक्त जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में हुकूमत है, जो कि सूबे एक दूसरे की कंपटीशन में परफॉर्मेंस में, तो इसलिए वो एक दूसरे की अगर चीज़ों को या अपनी चीज़ किसी को बढ़ा के कोई सूबा बयान करता है या उन सूबों के जो आपके तर्जुमान हैं। आपकी हुकूमत टिकी हुई है सर उनकी सपोर्ट पे, मैं तो इसलिए सवाल कर रही हूँ कि मुझे कॉन्टेक्स्ट आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपको अंदाजा है ना इस बात का कि हिमायत के बगैर चली जाएगी ये वो चीज़ें जब टॉप पे जाती हैं तो फिर वो उनकी इफ़हाम तफ़हीम और डाइल्यूट हो जाती है। मेंबर्स को आप देखें ना, क्लास में जब एक में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं तो आपस में उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। तो असम्बली में भी बहुत सी मामलात पे हमारे भी मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स डे पे या वक्फा सवालात में असम्बली प्रोसीडिंग्स में हुकूमत के बहुत सी चीज़ों पे तनकीद करते हैं। मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, तो इसको उस सेंस में नहीं लेना। चले, मैं यूसुफ ज़ई साहब एक दो चीज़ें आपसे और भी पूछनी है, लेकिन फिर ज़रा ये क्योंकि अभी राजा साहब ने भी हवाला दे दिया फवाद चौधरी साहब की बात का, इस पर आपसे क्लैरिफिकेशन ले ही लूँ। जो नाम सर उन्होंने दिया शुएब शाहीन का तो दिया ही दिया, सलमान राजा, शेख वकास अकरम जैसे लोग, उन्होंने कहा ये करोड़ों रुपए खा गए। रऊफ हसन साहब का उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए वो अभी तक तनख्वाह की मद में ले चुके हैं। रऊफ हसन साहब कुछ अरसा पहले तक पार्टी ओहदेदार भी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो अभी भी आते हैं आपकी जमात को डिफेंड करते हैं मीडिया के ऊपर। इल्जामात बड़े संगीन लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और अगली उन्होंने ट्वीट में यही कहा है कि अगर आपका लीडर जेल में हो और आप इस तरह की तनख्वाहें ले रहे हो तो आप फिर इनकलाब ला के उसको बाहर नहीं निकाल सकते जेल से। देखिए ये तो इल्जाम है, अब इल्जाम का मैं क्या जवाब दूं। हम सारे इस पार्टी से 96 से वाबस्ता हूँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि हमें किसी ओहदेदार को तनख्वाह मिली है। जमात इस्लामी के अंदर ये चीज़ है, वो अपने ओहदेदारों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक रऊफ हसन साहब शायद जब उसमें होते थे दफ्तर के काम करते थे उस वक्त शायद हो, अब उसके बाद तो मेरे इल्म में नहीं। जब पार्टी का ओहदा उनके पास आ गया या किसी और के पास पार्टी का ओहदा है तो ओहदेदारों को कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही तारिक इंसाफ में। ये बेबुनियाद इल्जाम। अच्छा, ये एक बात तो फिर लेकिन ठीक है ना फवाद चौधरी साहब की जो उन्होंने आज कहा, उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ इतना मसला डेट्स आगे पढ़ रही हैं, इससे पहले भी जब तारीखें पढ़ना शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ वो हमने देखा, और आपकी क़यादत सिर्फ इतना ही कर सकी सर कि केपीके हाउस की अच्छी सी कोजी सी एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं अडयाला जेल के सामने जाएं, आप लोग ये जो मजे कर रहे हैं ये मजे खत्म होने की जरूरत है। आप देखिए सियासी पार्टियां होती हैं, सियासी पार्टियों के पास अपनी आवाज़ उठाना होता है, कभी मुजाहरा करना होता है, कभी जलसा करना होता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं एहतजाज करने का। हाँ। और देखिए 10 दिन ज़ाहिर है बड़ी ज़ाती है कि जो समाअत है वो 10 दिन तक मुलतवी कर दी, 10 दिन तक आप इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा, ये बड़ी ज़ाती है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इससे ज़रूर शकूक के शुबात पैदा होते हैं। तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत ऐसा कर रही है फिर लेकिन सर कल तो है ना, कल मुलाकात का दिन तो है, वो ठीक है हेयरिंग के दौरान मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कल फैमिली की आई थिंक मुलाकात का दिन है। हाँ, लेकिन ये तो सुनने में आया कि 10 दिन तक मुलाकात नहीं होगी उनके साथ। अच्छा। ये अगर है तो ये जाती है, क्योंकि जेल अथॉरिटी इतनी आज़ाद नहीं है कि उन पर एतमाद किया। जो वकील है फैसल चौधरी उन्होंने भी ये बात की है कि जेल अथॉरिटीज आज़ाद नहीं है, हम उन पर इतना एतमाद नहीं कर सकते। हाँ। और इनको इतने वो नहीं दे सकते। लेकिन जो इस वक्त असल चीज़ है ना वो ये कि देखें जो पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, असल इल्ज़ामात तो ये है ना कि शर्जील मेमन ने आज कहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है अगर हमने बता दिया तो फिर वो नहीं टिक सकेगी, क्योंकि हमें पता है कि उनका मैंडेट कौन सा मैंडेट। सर एक बात आपने भी कही है, वैसे वो क्यों कही है? आपने कहा है कि ईद से पहले हुकूमत चली जाएगी, उसकी क्या बुनियाद है? मैंने आपकी स्टेटमेंट देखी। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी बुनियाद ही तो यही है ना। हाँ। ये पीपल्स पार्टी के सहारे तो खड़ी है ना ये हुकूमत। ठीक है, अगर ये इस तरह की बयानबाजी हो रही है, यहाँ पे जो पंजाब की जो तर्जुमान है वो इसको ये थोड़ा सा इल्म भी नहीं है कि इनकी जो नून लीग की हुकूमत खड़ी है वो तो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। जो आज उन्होंने बयान दिया है कि जी सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। ना सड़कें बन रही है ना क्या हो रहा है, तो उसके जवाब में शर्जील मेमन ने कहा है कि अगर आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो अगर मैं बता दूं कि आप मैंडेट कहाँ से मिला है तो फिर आप खामोश हो जाएंगी। तो उनकी बयान फिर इसके वाला जो गवर्नर पंजाब ने उस दिन स्टेटमेंट दिए
कि जी अता तारड़ बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन वो तो एमएनए ही नहीं है उनके, वो तो है ही फॉर्म 47 के एमएनए और गवर्नमेंट के पास भी मैंडेट है। तो ये देखिए ये चीजें वैसे नहीं कही जाती है, कहीं ना कहीं हकीकत होती है और आज पहली दफा पीपल्स पार्टी ने सच बोला है। चले वो पीपल्स पार्टी ने तो खैर आप पहली मर्तबा नून लीग ने भी सच बोला है, नून लीग ने क्या सच बोला? वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है सिंध में और ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चले सर आप जो बात कर रहे हैं आपने, क्योंकि शर्जील मेमन साहब का हवाला दिया, वो उन्होंने तो आज और भी बहुत कुछ कहा है, उन्होंने तो वज़ीर आला पंजाब के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके तफसील से सर आपसे एक ही दफा जवाब देती हूँ वरना आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।